तेलंगाना विशेष देख रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश विशेष देख रहे हैं आप, माफ कीजिएगा। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देवरिया में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां पर अपराधी चंद्रशेखर की संपत्ति कुर्क की गई है। 1,04,00,000 रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया। गैंगस्टर पर 11 संगीन मुकदमे दर्ज कर गिरोह बनाया गया है। वारदात को यह गिरोह अंजाम देता था, जिसके बाद पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को करते हुए गैंगस्टर की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। आपको बता दें कि गैंगस्टर पर 11 संगीन मुकदमे दर्ज हैं। गिरोह बनाकर वारदात को अंजाम दिया करता था। शिकायत लगातार पुलिस को मिल रही थी और ताबड़तोड़ कार्रवाई के तहत पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां पर देवरिया में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अपराधी चंद्रशेखर की संपत्ति को कुर्क किया गया है। आपको बता दें कि 1,04,00,000 रुपए की संपत्ति कुर्क हुई है। गैंगस्टर पर 11 संगीन मुकदमे भी दर्ज हैं। रिवर फ्रंट घोटाले मामले में सीबीआई की छापेमारी लगातार जारी है। योगी सरकार ने जस्टिस आलोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में बनी न्यायिक समिति से इस मामले की जांच करवाई थी। आलोक कुमार ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है, आपको वो सुनवाते हैं। रिवर फ्रंट घोटाला एक बार फिर सुर्खियों में है। सीबीआई ने ताबड़तोड़ कई जगह पर छापेमारी की और तहकीकात शुरू कर दी एक बार फिर से बहुत तेजी के साथ। लेकिन ये पूरा घोटाला आखिर हुआ कैसे? जस्टिस आलोक कुमार सिंह को ये सौंपा गया, जो रिटायर्ड हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उनको सौंपा गया कि इसकी पूरी आप जांच करिए और एक रिपोर्ट सरकार को दीजिए। तो हम जानते हैं खुद जस्टिस आलोक कुमार सिंह साहब से कि क्या उनकी रिपोर्ट थी, क्या कुछ फाइंडिंग्स उन्होंने पाया और कितने दिन में रिपोर्ट तैयार की। ये सबसे खास बात है, ये हम जानना चाहेंगे, क्योंकि होता ये है कि कमीशन बन जाता है लेकिन कमीशन से बनता है, रिपोर्ट नहीं देता। हम पहले ही जानेंगे। सर, इंडिया न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहली चीज़ सर, कमेटीज बन जाती हैं, आयोग बन जाता है, लेकिन होता कुछ नहीं। आपने कितने दिन लगाया इसको? देखिए, जो अधिसूचना इसकी जारी हुई थी उसी में समय सीमा 45 दिन की दी गई थी और हमने मतलब हमारे साथ 2 सदस्य भी थे। प्रोफेसर यूके चौधरी रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, ये रिवाइन इंजीनियरिंग यानी कि नदी से संबंधित ही इसमें ये काम करते थे। IIT BHU में थे, ये रिटायर्ड हैं। और दूसरे सदस्य थे मिस्टर AK गर्ग, प्रोफेसर हैं, ये IIM लखनऊ, इनको लिया गया था। सचिव थे एक डिस्ट्रिक्ट जज रिटायर्ड हैं, श्री DN अग्रवाल। तो हम लोगों को 4 का नोटिफिकेशन है और 6 से काम शुरू हो गया इसका, इंक्वायरी का। 45 दिन देना था, लेकिन 1-2 रोज़ पहले ही हम लोगों ने रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। 16 मई को क्लोज हो गया था और 17-18 में मुख्यमंत्री महोदय से समय मिला तो बस जाके दे दिया गया। और आपने क्या इसके अलावा क्या चीज़? सर, अगर हम समय सीमा, हाँ जी, लेकिन सर जानना ही चाहेंगे 47 दिन में आपने पूरा कर दिया, 45 दिन सॉरी। लेकिन अगर हम जानना चाहेंगे टोटल, अगर पूरा घोटाला की हम बात करें तो कितने अमाउंट का था, कैसे कैसे बढ़ा? देखिए, ये तो अधिसूचना में ही एक बिंदु था कि 658 करोड़ की ये परियोजना थी। उसके बाद एस्टिमेट बना के फिर एक दिया गया कि साहब इतने में काम नहीं होगा, तो 1513 करोड़ की संशोधित वो वित्तीय सीमा बनी। और ये इंक्वायरी के जो अधिसूचना है उसी में ये लिखा हुआ है कि इसमें खर्च हो गया 95%, यानी करीब 1500 करोड़ समझिए खर्च पूरा हो गया, लेकिन काम करीब 60% हुआ, यानी आधे से थोड़ा सा ज़्यादा। और एक मुख्य बात और थी कि इसमें जो पूरे बिंदु थे काम के, जो काम करने थे, वो भी पूरे न हो करके जैसे 24 कार्य होने थे कुल। उसमें डायफ्राम वॉल भी है, रबर डैम भी था और भी चीज़ें थी, लेकिन 24 कार्य में से कुछ कार्य, करीब 6 कार्य तो हुए ही नहीं। तो उन कार्य के लिए भी जो पैसा सैंक्शन था वो भी इधर ही डाइवर्ट कर दिया गया और इसका कोई शासन से अनुमति भी, पूर्व अनुमति भी नहीं ली गई थी। कितना सा अमाउंट का था वो? अब वो डिटेल बहुत ज़्यादा करने में कुछ ब्लेसिंग मेरे लिए भी है, क्योंकि अभी आप खुद ही बता रहे हैं और हमने भी न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते रहते हैं कभी कभी कि मेरे ख्याल में नवंबर में शायद रिपोर्ट हुई, तो उसके बाद से CBI को दिया गया और ED वगैरह। तो वो अब तो कोर्ट में है केस, तो उसमें एग्जैक्ट अमाउंट और क्या नहीं, वो सब चीज़ों का इतना रेलेवेंस नहीं है। लेकिन हुआ तो तभी तो प्रथम दृष्टया रिपोर्ट जो हमने दी
ये आर्टिकल 162 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये इंक्वायरी संस्थापित की गई थी। तो उसके बाद जो भी करीब 75 पेज के ऐसे कुछ रिपोर्ट थी और करीब 3-4 हज़ार डॉक्यूमेंट्स थे, तो वो सब चीज़ उसमें सन्निहित है। और एजी एक ऑडिट रिपोर्ट भी थी एजी ऑफिस की, उन्होंने भी कई बातों में बिंदु उठाए थे अपने आपत्तियों के। बात करने का शुक्रिया। तो आप थे जस्टिस आलोक कुमार सिंह, जिन्होंने पहली बार इस पूरी जांच करी सरकार के कहने पर रिवर फ्रंट घोटाले पर, और 47 दिन बहुत कम समय में अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। अब एक बार फिर सीबीआई एक्शन में, लेकिन कई बातें इन्होंने ऐसी बताई जो उनको हैरान करने वाली थी, उनकी पूरी कमेटी को हैरान कर देने वाली बात थी। मसलन 8 कंट्रीज़ का जिक्र आया, लेकिन नोट सिर्फ 2 या 3 कंट्री का आया। तो ये बताता है किस तरीके से रिवर फ्रंट घोटाले में बंटाधार हुआ रुपए का, और कैसे कैसे चपत लगी उत्तर प्रदेश के राजकीय कोष को। अब देखना ये है कि आखिर पूरा घोटाले का मास्टरमाइंड कब अपने असल अंजाम तक पहुंच पाता है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ खुर्रम जामी, इंडिया न्यूज़। गोरखपुर में रिवर फ्रंट घोटाले में शामिल ऋषि कंस्ट्रक्शन और अनमोल एसोसिएट के मालिक अखिलेश सिंह के यहां सीबीआई टीम ने छापेमारी की है। इसी के साथ बीजेपी विधायक राकेश सिंह बघेल के घर सीबीआई ने छापा मारा, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। कबीर नगर के मेधावल के बीजेपी विधायक राकेश सिंह बघेल के घर सीबीआई का छापा पड़ा है। राकेश सिंह बघेल का घर शाहपुर थाना क्षेत्र के राप्ती नगर में स्थित है, जहां पर सीबीआई का छापा पड़ा है। रिवर फ्रंट मामले को लेकर के जो है ये सीबीआई का छापा पड़ा है। और आपको बता दें कि राकेश सिंह बघेल संत कबीर नगर के जो दिवंगत पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी के साथ जूता कांड के मामले में भी हाईलाइट हुए थे। अब फिलहाल जो है सीबीआई की छापा उनके घर पे पड़ा है, और सीबीआई के पास कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं। फिलहाल सीबीआई की छापे के बाद और आगे कुछ कार्रवाई क्या होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी विधायक के घर पे सीबीआई के छापे ने एक बार फिर से सियासी हलचल पैदा कर दी है। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर। हाथरस में 10 जुलाई को लोक अदालत का आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश पर किया जा रहा है। लोक अदालत में 15,000 से अधिक मामलों का निस्तारण किया जाएगा। जिला सचिव चेतना सिंह ने बताया कि जनपद न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह प्रथम के निर्देश पर 10 जुलाई को सुबह 10 बजे से लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय कलेक्ट्रेट के साथ सभी तहसील न्यायालय तहसीलों में इसका आयोजन किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि लोक अदालत का फैसला ही अंतिम फैसला माना जाता है। इसके बाद उस मामले की अपील किसी जगह नहीं की जा सकती है। इससे लोगों का बार बार न्यायालय के चक्कर लगाने का समय बचता है, धन की भी खासी बचत हो जाती है, कोर्ट में जमा की गई फीस भी वापस की जाती है। इस लोक अदालत के जरिए न्यायालय में बढ़ती जा रही मुकदमों की संख्या में भारी कमी आएगी। लोगों को न्याय पाने के लिए अधिक इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। हाथरस में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। कह सकते हैं कि जो समय है, मुकदमे इतने सारे बढ़ते चले जा रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं निस्तारण के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है, कोरोना काल में काफ़ी समय कोर्ट भी बंद रहा, और लोगों के बीच जो पैसा खर्च और समय के बचाव के लिए जो लोक अदालत लगाई जा रही है, उसके लिए हमारे साथ सचिव मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या तैयारियाँ हैं इनकी लोक अदालत को लेकर, कब लगाई जा रही है, कहाँ लगाई जा रही है। मैम, लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। हाँ जी, हमारे यहाँ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 10 जुलाई 2021 को किया जा रहा है। कितने लोग इसमें लगभग मुकदमे हैं जो अब तक नॉलेज में आए हैं जो खत्म करने जा रहे हैं आप लोग? अब तक लगभग 15,000 मुकदमे हैं, जिनकी हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो अब तक निस्तारित किए जाएंगे। ये संख्या बढ़ भी सकती है लोक अदालत तक। कितनी जगह लगाए जाने की उम्मीद है ये अपने जनपद में? लगभग 10 से 12 जगह उम्मीद है कि वहाँ पे लोक अदालत का आयोजन होगा। तहसील स्तर पर होगा, जनपद न्यायालय में होगा, MACT ट्रिब्यूनल है वहाँ पे होगा, फैमिली कोर्ट में होगा। प्रमुख उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य ये है कि जो आम जनता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले इस लोक अदालत का, उनके धन की और समय की बचत हो। इतने दिनों से वो काफ़ी मुकदमे लड़ रहे हैं, कोर्टों में आ रहे हैं, डेट्स पे डेट्स मिल रही हैं, तो इसका यही एक फ़ायदा कि उनका एक धन भी बच जाए इसमें अनावश्यक रूप से, और उनका समय भी बच जाए, क्योंकि इसमें दोनों ही पक्ष विजयी होते हैं। तो एक ही माध्यम बहुत अच्छा है, लोक अदालत के माध्यम से अगर बात का निस्तारण हो जाए। ये नहीं कह सकते हैं कि जो हमारे साथ सचिव चेतना सिंह की सीधा सा कहना है कि लोगों का समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, और सबसे बड़ी बात कि वो कब तक लड़ते रहेंगे। बीच में सुलह का सबसे बड़ा समझौता कह सकते हैं 10 तारीख को अभी तक 15,000 नोटिस भी जा चुके हैं। देखना यही होगा कितने लोग और इसमें शामिल हो पाते हैं। ये एक बड़ी पहल है सरकार की इस कोरोना काल में। PN शर्मा, इंडिया न्यूज़, हाथरस। मिर्जापुर का गुलाबी पत्थर भगवान श्री राम के मंदिर अयोध्या की शोभा बढ़ाएगा।
मिर्जापुर के जिलाधिकारी ने भगवान श्री राम के मंदिर में लगने वाले गुलाबी पत्थर की पहली खेप को रवाना कर दिया है। अशोक स्तंभ, संसद की सीढ़ियों, बौद्ध स्तूप और लखनऊ के अंबेडकर पार्क तक खुद को इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज करा चुका मिर्जापुर का गुलाबी पत्थर अब भगवान श्री राम के चरणों की शोभा बनेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि आज पत्थर की पहली खेप को मिर्जापुर से अयोध्या के लिए रवाना भी कर दिया गया है। ये 4 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा व 2 फीट ऊंचे 27 पत्थर की पहली खेप भेजी गई है। ऐसे ही 18 से 19 हजार पत्थरों को आगामी 7 और 8 महीने में अयोध्या के लिए भेजा जाएगा। सरकार के सरकारी खजाने से ग्रामीण स्तर पर तैयार की गई ग्राम पंचायत भवनों का जिंदा हाल देखने से यह तय कर पाना बेहद मुश्किल है कि इन तमाम व्यवस्थाओं को जिनके लिए सरकारी खर्च से खड़ा किया जा रहा है वो वास्तव में देखरेख के अभाव में सरकारी कागजों में गुमनाम और धीरे धीरे जर्जर हो रहे हैं। गांव में अब तक बनाए गए ग्राम सचिवालय या फिर नए सचिवालय का निर्माण इस सोच के साथ किया जा रहा है कि ग्रामीणों को होने वाली समस्या व दूसरे कार्य ग्राम सचिवालय स्तर पर ही निपटा लिए जा सकेंगे। इसके लिए शासन के स्तर पर लिए गए फैसले के तहत गांव के लोगों को जरूरी कामकाज के लिए ब्लॉक मुख्यालय की ओर से रुख न करना पड़े, बल्कि उन्हें गांव में ही सभी सुविधाएं मिल सके। इसीलिए ग्राम सचिवालय बनाए गए हैं और बनाए भी जा रहे हैं ताकि ग्रामीणों को किसी कर्मचारी को ढूंढने के लिए चक्कर न लगाने पड़े। गोंडा में गांव के विकास के लिए और गांव की उन्नति के लिए वहां पर ग्राम सचिवालय बनाए जाते हैं। ऐसे में यहां पर गोंडा में कर्नलगंज के विकास खंड के सकरौरा ग्राम पंचायत में अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो ग्राम सचिवालय बना हुआ है उसकी हालत बहुत ही बदतर हो चुकी है। लगता है यहाँ सालों से कोई आवागमन नहीं हुआ है। यहाँ पूरा झाड़ी झंकाड़ इकट्ठा हो चुका है। जो पानी का नल है वो भी ऐसे ही जस का तस पड़ा हुआ है। अगर बात की जाए तो गाँव के विकास को लेकर के ग्राम सचिवालय बनाया गया जो ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव के लिए, जिसके तहत लोगों को सुविधा हो, उनको सूचनाएं मुहैया हो, सुविधा प्राप्त हो। लेकिन जो ग्रामीण स्तर पर लोगों को ये सुविधा प्राप्त होनी चाहिए थी वो होती नजर नहीं आ रही है। ऐसे में अगर बात करें तो दूसरी तरफ छपिया विकास खंड के घनश्यामपुर ग्रांट और हथनी खास में वहां पर नए ग्राम सचिवालय बनाए जा रहे हैं। वहां के लोगों को ये उम्मीद है कि इससे उनको सुविधा होगी, उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे कर्मचारियों के यहाँ जा जाकर। वो सारी जानकारी उनको अपने ग्राम सचिवालय से ही प्रधान और सचिव के जरिए मौजूद जानकारी हो जाएगी। लेकिन बात करें लाखों रुपए खर्च करके ये बनाए जाते हैं ग्राम सचिवालय, लेकिन सरकार अभी और ग्राम सचिवालय बन रहे हैं जिले में। तो पुराने ग्राम सचिवालय जब सकरौरा का ये स्थिति है तो आने वाले दिनों में भी कहीं इन सचिवालयों का जो बन रहे हैं उनका निर्माण कार्य के बाद क्या वहाँ पर जो ग्राम सचिव और प्रधान है क्या वहाँ बैठक करके और लोगों को जो जानकारी मुहैया कराने के लिए, सुविधा के लिए बनाया जा रहा है भवन, क्या वो काम आएगा? ऐसे लेकर के एक सवाल खड़ा होता है कि सरकार के पैसों का कितना सही सदुपयोग होता है कि गांव के विकास से जोड़ करके ही ये बात तय होती है। गोंडा से अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से लोगों की नींद उड़ी है, लेकिन मेरठ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोगों ने ऐसी प्रतिक्रिया भी दी है जिसे देखकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। पेट्रोल डीजल के दाम ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है जो थमने का नाम नहीं ले रही है और लगातार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम लोगों की चिंता बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मेरठ में आप देखिए कि जो पेट्रोल है वो 96 रुपये 65 पैसे हो गया है। आप खुद सोचिए, 100 से ज़रा सा नज़दीक है। लेकिन हाँ, इस बात को सुनकर भी आप चौंक जाएंगे कि जो एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल है वो 100 रुपये 67 पैसे हो गया है, जबकि जो डीजल है वो 89 रुपये 42 पैसे हो गया है। लोग पहले ज़्यादा पेट्रोल ले रहे थे, लेकिन चूंकि उनकी जेब अलाउ नहीं कर रही है, महंगाई का दौर ज़्यादा है, कोरोना काल भी है और ऐसे में वो कम ही पेट्रोल ले रहे हैं। कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का उनकी जेब पर कितना असर पड़ रहा है। बाबू, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है शुभ्र किशोर नाग। अच्छा शुभ्र जी, एक चीज़ बताइए, कितना जेब पर असर पड़ा है जो पेट्रोल के दाम लगातार बढ़े हैं? सामने देखिएगा। मुझे कुछ ज़्यादा फर्क इसमें नहीं पड़ रहा है। मैं बहुत कम पर 200-300 रुपये का पेट्रोल डलाता हूँ महीने में। अच्छा, सामने देखिएगा। हाँ। अच्छा, और हम तो सोचते हैं कि हम लोग कुछ देश के लिए योगदान दे रहे हैं। अच्छा। क्योंकि हम पेट्रोल जितना खर्चे उससे दूसरे खर्चे हम इतना खर्चा करते हैं, लोग शराब भी करते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं। हाँ। तो अगर 100 रुपये हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। जिनको वो लोग लाखों की गाड़ी में चढ़ते हैं, 100 रुपये के लिए रोते हैं। अच्छा। हाँ जी, तो इसमें बहुत ज़्यादा हम देश के लिए, क्योंकि लाखों करोड़ रुपए का बॉन्ड जो छोड़ गए हैं पिछली सरकार, वो अब सरकार ये गवर्नमेंट भुगत रही है। लेकिन चलिए, आप पे नहीं असर पड़ा, लेकिन गलत नहीं है कि इतने दाम बढ़ते जा रहे हैं? नहीं बढ़ते जा रहे हैं, उसका कारण तो मैंने बता दिया ना
अब तो सरकारी पे आपको रिपोर्ट आ गया है कि भाई ये जो है करोड़ों रुपए का बॉन्ड ले रखा था संतोष, ये पिछले गवर्नमेंट सरकार ने, केंद्रीय सरकार, अब ये सरकार भर रही है। अब अगर हम खुश करने के लिए इसमें सब्सिडी देते रहे तो आगे फिर गवर्नमेंट फीस चुकाना पड़ा हमारे। देखिए ये है, इन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है कि कोई बॉन्ड लिया था उस बॉन्ड की वजह से हो रहा है, लेकिन कुछ और लोग हैं उनसे जानेंगे। भैया पेट्रोल के दाम बढ़ गए, सीधा असर पड़ रहा है? हाँ जी पड़ रहा है भैया। कितना दिक्कत आ रही है? बहुत दिक्कत आ रही है। अच्छा क्या बताइए थोड़ा सा। बस दिक्कत ये आ रही है, ये महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, कहाँ पेट्रोल जितना पहले डलवाते थे अब नहीं डल पा रहे हैं। अच्छा जो काम पहले 1 लीटर में होता डलवाते थे सीधा 50 रुपए का 30 रुपए का डलवा रहे हैं, जितना काम हो सकता है उतना ही डलवाते हैं जी, और क्या कर सकते हैं। परेशान है ये सब। आम आदमी के ऊपर हाँ। फर्क पड़ा है इस चीज़ का। अच्छा और आदमी ही पिस रहा है, गरीब आदमी। अच्छा जी सर, दिक्कतें ज़्यादा बढ़ गई। बिल्कुल सर, देख लीजिए एलपीजी के बढ़ गए, हर गैस के बढ़ गए, हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं। अच्छा ऐसा तो कभी भी किसी सरकार में नहीं हुआ जो इस सरकार के अंदर हो रहा है। जो सरकार के अंदर हो। कुछ और लोग हैं। बाबूजी आपसे जानना चाहूँगा, तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, असर तो बहुत पड़ रहा होगा? नहीं भाई साहब, बिल्कुल नहीं पड़ रहा। अच्छा हम मोदी भक्त हैं। मोदी जी कहेंगे 500 रुपये लीटर, हाँ। हम तैयार हैं। अच्छा आप पे कोई फर्क नहीं नहीं जी, बिल्कुल नहीं। हमारे बच्चे भूखे मरे मर जाएं, अच्छा हमारी घरवाली हमें लात मार के बाहर निकाल दे, बड़ी खुशी होगी। अच्छा इतना अच्छा मोदी जी काम कर रहे हैं। आप कम से कम ये देखिए कि मोदी जी ने क्या क्या कर दिया। अच्छा आज इतना मोदी जी ने देश को ऊपर उठा दिया, हमें ये नहीं पता कहाँ उठा दिया, अच्छा लेकिन उठा दिया बस। अच्छा तो हमें आपको फर्क नहीं पड़ रहा कि नहीं, 96? नहीं, बिल्कुल नहीं। पैसे तेल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा हमें तो गाड़ी चलानी है, 500 रुपये लीटर होगा, हम चलाएंगे, अच्छा क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छा तो एक दिन तो आएंगे ही। अच्छा उम्मीद लगाए बैठे हैं आप। हम बस इसी इंतजार में हैं कि एक दिन अच्छे दिन आए, मोदी जी को ऊपर वाला ऊपर बुला ले, बस उस दिन अच्छे दिन आ जाएंगे। अच्छा और इससे अच्छे दिन तो आ नहीं सकते हैं अब देश में, और क्या आएंगे बताइए। सरसों का तेल 200 रुपये लीटर, 200 रुपये का 1 किलो हैं। दालें इतनी महंगी हो गई, और आप क्या अच्छे दिन चाहते हो। अच्छा अच्छा देखिए लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ लोग इसे कटाक्ष के रूप में लेते हैं, कुछ लोग टिप्पणी इस तरीके से करते हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि जो महंगाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और चूँकि पेट्रोल और डीजल रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, आपको चाहे ऑफिस जाना है या घर से कहीं भी जाना है तो आप वाहन लेकर जाएंगे, उसमें पेट्रोल डलेगा। और यदि पेट्रोल के दाम इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे तो सीधा सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। कब तक ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, ये कम भी होंगे या नहीं होंगे, ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब शायद अभी किसी के पास नहीं है। सनुज शर्मा, इंडिया न्यूज़, मेरठ। चलिए आगे बढ़ते हुए रुक कर लेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर गोंडा से सामने आ रही है। बाइक चोर गैंग का बड़ा खुलासा किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है। चोरों के पास से चोरी की 15 बाइक्स भी बरामद की है। तो ताबड़तोड़ कार्रवाई के तहत इस बड़ी सफलता को पुलिस ने हासिल किया। पूछताछ में चोरों ने चोरी की वारदात को कबूल किया है। साथ ही कुष्ठ आश्रम के पास चोरों ने कई बाइक छुपा रखी थी, जिसकी जानकारी भी पुलिस को दी गई है। इसके अलावा दूसरे राज्यों में चोरी की गाड़ियां ये बेचा करते थे। तो ये पूरा गिरोह जो सक्रिय था, बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था, इन सब के बीच लगातार पुलिस इनकी धरपकड़ को लेकर कार्रवाई कर रही थी। आखिर इस पूरे गैंग का पुलिस ने खुलासा करते हुए न सिर्फ चोरों को हिरासत में लिया, बल्कि 15 बाइक्स भी बरामद की हैं। यूपी विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।